हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर दीक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं क्लास 9 के पहले लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेसन कंप्लीट किया है। हमने देखा कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके बीच के इंटर कन्वर्जन को समझा। फिर हमने बात की थी इवेपोरेशन की और कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अब बारी आती है सॉल्व करने की कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अपने दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ाइए और चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं हमारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखते क्या कहता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर स्केल्स बहुत यूजफुल होती हैं और इनके बीच का रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा है। क्या होता है इनके बीच का रिलेशनशिप, क्विकली देखते हैं। हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपको दिया गया है कि अगर मेरे पास ये टेम्परेचर है 293 केल्विन का, तो इसे डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, है ना। 273 से हम कहाँ पहुंचे, 293 केल्विन तक, है ना। और हमें जानना है कि डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जितना गैप है 273 और 293 में जितना गैप है, उतना गैप यहाँ पर भी होगा। और अगर आप एक गैप समझ ले, अगर आप एक गैप कैलकुलेट कर ले, तो आपको यहाँ का डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। तो अब हमें एक गैप जानना है, तो गैप जानने के लिए क्या करना है, गैप जानने के लिए हम 293 में से किसको माइनस करेंगे, 273 केल्विन को माइनस कर लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या है। तो जब भी आपको कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस केल्विन टेम्परेचर में से बस क्या कर लेंगे, -273 कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते कैसे सॉल्व करना है। 293 माइनस 273 क्या आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे ही हमारा दूसरा पार्ट क्या है, 470 केल्विन। तो 470 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, 470 माइनस 273, तो आपके पास आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या होगा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग केल्विन का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप तो वही है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। 25 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 डिग्री में ऐड कर दिया 25, तो मेरे पास क्या आया, 25 डिग्री आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी अगर मैं उतना ही ऐड करूं, अगर मैं 25 ही ऐड करूं, तो मुझे ये कॉरेस्पॉन्डिंग केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये, जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो अब जब भी आपको डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर दिए जाए और आपसे कहा जाए कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप सिंपली 273 केल्विन को उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ऐड कर देंगे। सो जस्ट ऐड 273। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर, 25 डिग्री में आप क्या ऐड करेंगे, 273 ऐड कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम रूम टेम्परेचर को क्या मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या, कि हम जिस टेम्परेचर पे ज़्यादातर जितने भी केमिकल रिएक्शंस लेकर आते हैं, करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर को हम मान लेते हैं 25 डिग्री। वैसे अलग अलग जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कई जगह पे 30 डिग्री भी होता है, कहीं पे 40 डिग्री भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम मानते हैं कि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशंस को ईजी रखने के लिए न्यूमेरिकल्स में हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को रूम
टेम्परेचर। ठीक है, तो वो केल्विन में कितना होता है 298 केल्विन। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहां पर 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 373 में हम क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा केल्विन टेम्परेचर 646 केल्विन। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने है ना, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजन, अब आपको रीजन देना है इस ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन क्या है, नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स नैफ्थलीन क्या है, एक सब्लाइमेबल सब्सटेंस है। मतलब ये कि डायरेक्टली ये सॉलिड स्टेट में किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये कि सॉलिड नैफ्थलीन बॉल्स को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे हवा में, तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएंगे, नैफ्थलीन बॉल्स जो सॉलिड स्टेट में है वो डायरेक्टली अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और हवा में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको कुछ समय बाद वो नैफ्थलीन बॉल्स नजर नहीं आती, क्योंकि वो सॉलिड कहाँ चला गया, हवा में एज वेपर फॉर्म में वो उड़ गया है। ठीक है, तो यही आपका जवाब होगा कि नैफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, दे डिसअपियर विद टाइम बिकॉज they directly change into vapor without leaving any solid। ठीक है, सॉलिड सारा किस में चेंज हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। We can get the smell of perfume while sitting several meters away। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम अगर परफ्यूम एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो आपकी तरफ आने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप दूसरे रूम में भी बैठे हैं तो आपको उस परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी। तो वो कैसे पॉसिबल है, हम जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है। यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स से इंटरमिक्स हो रहे अपने आप, है ना, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इंक्रीज कब होता है, डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा रेट पर होता है, बहुत फास्ट होता है। तो एयर के पार्टिकल्स भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, परफ्यूम के पार्टिकल्स भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, दोनों ही क्या है, गैसियस फॉर्म में, है ना। तो दोनों ही गैसियस फॉर्म आपस में इंटरमिक्स बहुत जल्दी होती है, इसलिए डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। दूसरी बात ये, क्योंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है या गैसियस पार्टिकल्स है, तो गैसियस पार्टिकल्स के बारे में आप जानते हैं कि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एयर के पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए परफ्यूम के पार्टिकल्स आसानी से उसके अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं और आपकी तरफ क्विकली आ जाते हैं। ठीक है, तो यही रीजन आपको देना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव एट अ हायर स्पीड। ठीक है, तो रैंडम एक मोशन होता है, हमने पढ़ा था, गैस के पार्टिकल्स का मोशन काफी फास्ट होता है और उनके बीच में बहुत ज्यादा हाई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है या इंटर पार्टिकल स्पेस काफी ज्यादा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज विद द एयर पार्टिकल्स वेरी इजीली। इन दो कारणों की वजह से ये डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है। दैट इज वाई वी आर एबल टू गेट इट्स स्मेल इवन इफ वी आर सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम काफी दूर भी बैठे होते हैं तब भी उनकी स्मेल हमारे तक आ जाती है, परफ्यूम की स्मेल हम आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर रीजन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आपको तीन चीजें दी गई है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको ये ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर में कैसे लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला सबसे लास्ट में रहेगा, पहले रहेगा सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वाटर तो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। शुगर के जो पार्टिकल्स है वो किस में है, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में है। और ऑक्सीजन होती है एक गैस, तो ये क्या है, गैसियस स्टेट में। ठीक है,
तो आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पास पास पार्टिकल्स किस में होते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो सेकंड नंबर पे आता है ये। ओके, और गैसियस स्टेट जो है उसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं, अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, तो इसीलिए सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा गैसियस स्टेट, क्योंकि इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले, फिर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला सबसे अंत में। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर रहेगा, ऑक्सीजन गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में। फिर वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, और शुगर जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में रहेगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान से देखना है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, आपको पानी की स्टेट बतानी है इन टेम्परेचर्स पर। तो स्टूडेंट्स 25 डिग्री पे तो हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जब आप पानी पीते तो वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये तो बड़ा आसान है ना। अब देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। पर आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे आइस जब मेल्ट हो रही होती है तो वो दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो सॉलिड में भी होती है और लिक्विड में भी होती है ना। ये दोनों ही स्टेट्स 0 डिग्री सेल्सियस पर को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पानी यहाँ पर 100 डिग्री पर लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करते हैं, है ना। दोनों ही स्टेट्स का टेम्परेचर सेम होता है 100 डिग्री। गैसियस जो आपकी स्टीम बन रही है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, और जो पानी उबल रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि 25 डिग्री पर होता है लिक्विड, पर 0 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों, और 100 डिग्री पे लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी आपको रीजन देने हैं, किस चीज का रीजन देना है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो ये तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, पर हम इसका रीजन क्या देंगे, रीजन यहां पे आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हमें बतानी है लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें कैसे प्रूव करना है कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, हम ये बता सकते हैं कि पानी जो है उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिक्विड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रीजंस क्या आएंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, तो क्या कहना है हमको, पानी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, और लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो पानी भी फ्लो करता है रूम टेम्परेचर पे, तो इससे हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो कैसे लिखना है आपको, 2 रीजंस इस तरह से, a fixed volume is occupied by a fixed mass of water। मतलब कि पानी का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लिया है तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 100 ml पानी अगर आपने लिया है तो वो 100 ml ही रहेगा। ठीक है, पर रूम टेम्परेचर पे पानी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, it does not have a fixed shape। इसका मतलब ये फ्लो करता है और दूसरे कंटेनर्स का शेप ले लेता है, तो इट फ्लोज टू फिट द कंटेनर्स शेप। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड के, उसी के थ्रू हमने ये प्रूव किया कि पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह से आपको अगर ये प्रूव करना है दैट एन आयरन एल्मिरा
इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपकी आयरन की अलमारी है वो सॉलिड है, तो हमें दिखती तो है कि सॉलिड है। प्रूफ कैसे करेंगे? वही सॉलिड स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी किस में है? आयरन की अलमारी में है। तो आपको यही देखना है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे कि आयरन की अलमारी का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आयरन की अलमारी रिजिड होती है, फ्लो नहीं करती है पानी की तरह या लिक्विड्स की तरह, है ना। तो यही सारे आपको रीजंस देने हैं। क्या बोलना है? एन आयरन अलमीरा इज रिजिड, मतलब कि ये फ्लो नहीं करते हैं, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। जैसे सॉलिड्स का वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है वैसे आयरन के अलमीरा का भी है। इसका मतलब आयरन की अलमीरा सॉलिड है। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आयरन का जो डेंसिटी है वो काफी हाई है। तो डेंसिटी का मतलब हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज कम वॉल्यूम में भी ज्यादा मास है, मतलब अगर आपने इतना सा ब्लॉक लिया आयरन का तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है आयरन के पास पास, तो उसका मास भी ज्यादा होगा ना। तो इसलिए आयरन की डेंसिटी काफी हाई होती है। और हम ये जानते हैं कि सॉलिड्स एज इन जनरल उनकी डेंसिटी हाई रहती है लिक्विड्स और गैसेस से। तो ये प्रूव करता है कि आयरन क्या है? एक सॉलिड है। ठीक है, समझ आ गया किस तरह से करना है हमको रीजन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? वाई आइस एट 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि आइस और वाटर दोनों ही का ही टेम्परेचर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पे? 0 डिग्री। ठीक है, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर मैं कहूं 273 केल्विन, दोनों सेम बात है। तो आइस और वाटर दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, पर फिर भी आइस जो है वो ज्यादा कूलिंग देती है, मोर कूलिंग, और पानी इसी टेम्परेचर पे भी लेस कूलिंग करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आइस को पानी में जब हमने कन्वर्ट किया था, मेल्टिंग पॉइंट पे जब आइस पानी में कन्वर्ट हो रही थी, तो वो स्टेट चेंज क्यों हो रहा था? क्यों सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ आइस? क्योंकि उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। वो कौन सी एनर्जी थी? हमारी छुपी हुई एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, तो आइस को पानी बनने के लिए क्या चाहिए? आइस के पार्टिकल्स बहुत पास पास है, उनको दूर करना है ताकि वो दूर होते ही किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड वाटर में। ठीक है, तो क्या हुआ कि आइस के पार्टिकल्स दूर दूर करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, आइस के पार्टिकल्स के बीच में काफी अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो कौन सी हीट एनर्जी होती है? उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, याद आया? तो ये लेटेंट हीट जब आइस ने एब्जॉर्ब की तो वो पानी बना। इसका मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट है। कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? ये लेटेंट हीट वाली। ठीक है, आइस के अंदर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, पर आइस को जब वाटर बनना था तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ये वाली हीट गई है, तभी तो वो क्या बने? वाटर बने हैं ना। तो वाटर के अंदर ये एक्स्ट्रा हीट छुपी हुई है, इसीलिए ये कम कूलिंग करता है, इनके पार्टिकल्स कम कूलिंग करते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा है। वो एनर्जी कहां से आई? ये लेटेंट हीट की वजह से एनर्जी आई। जबकि आइस के पास ऐसा कोई लेटेंट हीट प्रेजेंट है, आइस के पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कूलिंग करेंगी, है ना। तो यही रीजन देना है आपको कि आइस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और द लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फोर्सेस टू बिकम वाटर। तो आइस को पानी बनने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट की जरूरत है ना। दैट्स वाई आइस जो है वो इसी टेम्परेचर पे ज्यादा कूलिंग देती है, क्योंकि वाटर के पास क्या है? एक्स्ट्रा लेटेंट हीट एनर्जी प्रेजेंट है, लेटेंट हीट उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी क्या है? लेटेंट हीट प्रेजेंट है। इसीलिए वो क्या करता है?
वो उसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए वो कूलिंग कम करता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन? व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स? ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर, आपके पास उबलता हुआ पानी है और स्टीम है, दोनों का ही टेम्परेचर सेम होता है, तो बॉइलिंग वाटर हमारे पास ये रहा, बॉइलिंग वाटर, और हमारे पास दूसरी तरफ है स्टीम। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री पर बॉइलिंग वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम भी है। पर स्टीम और बॉइलिंग वाटर में से कौन ज्यादा सीवियर बर्न्स, मतलब कि अगर आप अपना हाथ रख दें तो बॉइलिंग वाटर ज्यादा जलाएगा या स्टीम ज्यादा जलाएगी? तो वहां पे भी ये सेम बात यहां पर भी अप्लाई होती है कि जब पानी उबल रहा है तो उस उबलते हुए पानी के जो पार्टिकल्स है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उन्हें गैस बनने के लिए क्या चाहिए कि उनके पार्टिकल्स और दूर जाएं और वो स्टेट चेंज करें, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज होता है, पर ये पार्टिकल्स दूर कैसे जाते हैं? इनके पास वो एनर्जी कहाँ से आती है कि वो दूर जाए और गैसियस स्टेट में चेंज हो? वही हमारी लेटेंट हीट। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग वाटर में ये लेटेंट हीट नहीं है, वो क्या कर रहा है, स्टीम जब बन रहा है तो स्टीम के पार्टिकल्स के पास वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है ना। स्टीम बना ही कैसे? जब उसने लिक्विड के पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा हीट एनर्जी ली और वो एक दूसरे से दूर हुए। तो स्टीम के जो पार्टिकल्स है या गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है, उनके पास ये हिडन हीट प्रेजेंट है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा हीट एनर्जी है, इसका मतलब कि क्या होगा, ये ज्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप स्टीम के ऊपर अपना हाथ रख ले तो ज्यादा जलेगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। दोनों ही जलाएंगे ऑब्वियसली, प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम, आपको घर पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही जलाती है स्किन को। पर कहने का मतलब यह है कि स्टीम से ज्यादा जलता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम के जो पार्टिकल्स है, जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स है, उनके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट वाली एनर्जी है, तो वो ज्यादा एनर्जी की वजह से क्या होता है, आपको ज्यादा जलता है। ठीक है, तो क्या आप देंगे, रीजन क्या देंगे, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट। जो स्टीम के या गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स है, उनके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर एज द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट। बॉइलिंग वाटर के पार्टिकल्स के पास वो एक्स्ट्रा हीट नहीं है, वो पार्टिकल्स जब वो हीट लेते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाते हैं, तो स्टीम के पार्टिकल्स के पास वो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी है, जिससे सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सारी चीज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक डायग्राम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको ये पता करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई और एफ, ये प्रोसेसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस है वो हम देखते हैं, पर आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको दिया क्या गया है। ये है हमारे पास सॉलिड, फिर एक एरो आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, फिर है हमारे पास लिक्विड। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि प्रोसेस ए से तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और प्रोसेस डी से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हम जानते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना, इसलिए यहां से यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हीट। ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो हमें उसे हीट देनी पड़ती है। ठीक है, हीट देते इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, मेल्टिंग। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर एक नया वर्ड जैसे हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड से जब सॉलिड में जा रहा है तो हमें क्या करनी होती है, ठंडा करना होता है, यानी कि डिक्रीज हीट। समझ आ गया, जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हम हीट को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों,
क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे गैस से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हो क्या रहा है, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड तक आने के लिए हो क्या रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। पार्टिकल्स तभी तो पास पास आएंगे, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, उनको प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तब जाके वो सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऊपर के बॉक्सेस समझ में आ गया आपको क्यों दिए गए। अब आते हैं प्रोसेस डी की तरफ कि लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, ठंडा करना है। लिक्विड सॉलिड में कब चेंज होगा, जब आप उसे फ्रीज करेंगे, है ना। तो ये हो गया मेल्टिंग या फ्यूजन, ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होगा, सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप फ्रीजिंग भी कह सकते हो, दोनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, तो ये है प्रोसेस बी। गैस से वापस लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, तो वो है प्रोसेस सी। ठीक है, लिक्विड गैस में कब चेंज होता है, जब आप उसे और हीट देते हैं, या फिर आप उसके क्या कह सकते हो, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, है ना। लिक्विड से गैस में तभी चेंज होता है। अब आते हैं प्रोसेस सी की तरफ। गैस जब लिक्विड में चेंज हो रही है, तो गैस लिक्विड में कब चेंज होगी, जब आप गैस को ठंडा करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी चेंज होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने वाले प्रोसेस ई को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये हमने पढ़ा है चैप्टर में। और इसका उल्टा, गैस से वापस सॉलिड आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस देख लिए। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ए था हमारा लिक्विफैक्शन, मेल्टिंग या फ्यूजन। बी था हमारा वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। सी था हमारा कंडेंसेशन। डी है सॉलिडिफिकेशन। ई है सब्लिमेशन और एफ है डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जितने भी प्रोसेसेस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारे के सारे यहाँ है। ठीक है, तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर जरूर ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आते हैं टू द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइजेस। तो हमने सारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं अब इस चैप्टर के। हम मिलेंगे अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। एंड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट लेसन में जाने से पहले आप सभी को क्या करना है, ये लेसन रिवाइज करके रखना है, इसे याद रखना है, सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखते हुए हम अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।